नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। खुला आकाश के इस खुले मंच से मैं सोनाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल विवाह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। सदियों से हमारे देश के समाज सुधारकों ने जड़ से इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके बाल विवाह जैसी जो अभिशाप है वो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है जो काफ़ी सख्त है और साथ ही साथ हमारे देश के मंत्रालय को भी आदेश दिया गया है कि 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत यानी हमारे देश को बनाना है और इस ओर कदम भी बढ़ाए जा चुके हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इस ओर जागरूकता अभियान चला रहा है। 27 नवंबर 2025 से शुरुआत हो चुकी है जागरूकता अभियान की, जो कि 8 मार्च 2026 तक चलेगा और इसमें जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इसके अलावे पंचायतों की बात करें, कई संस्थान जो है, समुदाय हो, इन सबको जोड़ा गया है। कोशिश ये की जा रही है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक घर के लोगों को जागरूक किया जाए बाल विवाह को लेकर। और हमारे जो देश के महापुरुष हैं उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी पुरजोर विरोध हमेशा से करते रहे हैं। हमारे देश के महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है बाल विवाह के विरोध में, आइए देखते हैं। मुझे बाल विवाह से सख्त नफरत है। मुझे इस शैतानी प्रथा पर अपनी पूरी क्षमता से कदम बढ़ाना होगा। लड़कियों को शिक्षा मिले, वे निर्भय, आत्मनिर्भर और चरित्रवान बने, ना कि छोटी उम्र में विवाह के बंधन में बांधें। स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बाल विवाह पर ही आधारित है। हम जानेंगे कि बाल विवाह को लेकर किस तरह के प्रावधान है, कानून क्या कहता है और सबसे बड़ी बात कि कम उम्र में जब मासूमों की शादी कर दी जाती है, उनके पैरों में एक विवाह नाम का जंजीर जो है वो जब बांध दिया जाता है, तब उनके ऊपर क्या असर होता है, शारीरिक और मानसिक क्या असर होता है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बाल विवाह मुक्त भारत जो है वो अब एक सिर्फ अभियान नहीं है, ये एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता हैं शिखा सिंह परमार हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट में अपनी सेवा दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। और वहीं हमारे साथ हैं डॉक्टर रानो सिंह, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी लंबे समय से ये समाज में अपनी सेवा दे रही हैं, स्त्रियों को जागरूक कर रही हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। शिखा मैम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम बाल विवाह की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये एक अपराध है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शहरों में अगर बहुत ना भी देखें तो थोड़े गांव में हम चले जाते हैं तो वहाँ आज भी जो घर की महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब लड़की की शादी उम्र हो चुकी है शादी की, 14-15 साल तक होते होते इनकी शादी कर दो, मतलब एक जिम्मेदारी हमारे कंधे से निपट जाए। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि बाल विवाह जो है, अपराध जो है, वो है क्या? जी, बाल विवाह से पहले विवाह को थोड़ा अच्छे से कानूनी भाषा में समझा जाए तो फिर बाल विवाह के निषेध की आवश्यकताएं समझ में आई। एक स्वस्थ समाज के लिए, व्यक्ति के जीवन की पूरक के लिए, उनका शारीरिक, मानसिक और वैज्ञानिक सभी पहलुओं को देखते हुए विवाह एक सामाजिक ऐसी प्रावधान है जिसमें वो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन आवश्यक है। तो जो चीज़ें आवश्यक होती है उसके लिए कुछ निर्धारण होता है। तो निर्धारण में बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी उम्र का निर्धारण सामाजिक और संस्कारों के स्तर पे नहीं हो पाता है। जैसा कि 1957 एक्ट में यह कह दिया गया था कि विवाह एक संस्कार है भारतीय संविधान में, संविदा नहीं, कंट्रैक्ट नहीं है। तो फिर संस्कार है फॉरएवर के लिए, तो उसमें एज का लिमिटेशन बाइंड नहीं किया गया। बदलते कालखंड में प्रतिनिधियों के द्वारा सरकारों ने चिंतन किया और राष्ट्र हित में जो वर्तमान भारत का सबसे अहम साल माना जाता है 2005 और 6, बहुत ही एम्पावरमेंट किया गया भारतीय महिलाओं की समस्या का समाधान करते हुए उनको पुष्टअप करने के लिए। तो उसमें 2006 का ये ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का, जिन्होंने 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया। इसके कई प्रावधान हैं और अभी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा को लाने में भी 2006 को उसी तरह 100 अक्षर मेंटेन किया गया, सख्ती बढ़ा दी गई। जैसा कि आपने अभी बता दिया कि
सुप्रीम कोर्ट का हार्ड गाइडलाइन इसमें है कि जल्द से जल्द इस पर गहराई से पहले जागृति हो और इसका उन्मूलन हो। तो 2024 के लिए ये लक्ष्य रखा गया कि 27 नवंबर से हम शुरू करते और 26 तक लमसम टारगेट पूरा हो जाए जागृति का, साथ में प्रोजेक्ट को आगे लाने का। तो बाल मंत्रालय और महिला विकास और बच्चों के विकास के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में इसकी प्राथमिकता ऊपर है, क्योंकि 2030 में जैसा आपने कहा कि भारत को बाल विवाह से मुक्त होना है। तो होना नहीं है, हो जाएगा। लक्ष्य जब साधते हैं तो उसका प्रयास साथ में होता है, लेकिन पहली आवश्यकता जागृति की बनती है। यह सीधे सीधे सरकार का पहलू न होके पहले समाज, और समाज का जो मूल रूप है वो परिवार से शुरू होता है। तो परिवार में माता पिता और उनके नज़दीक के सारे वो लोग जो इस सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, जैसा कि आपने कहा गांव के परिवेश में संभवतः अब 18-21 की मान्यता गांव में भी नहीं रह गई है, वो 1-2 साल बढ़ के ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ तबके में अज्ञानतावश शिक्षा की कुछ दूरदर्शिता न रहते हुए भी साक्षर हो भी जाए तो ये त्रुटियां देखी जा रही हैं। एग्जैक्टली उन्मूलन की वहाँ आवश्यकता है। तो कानून के प्रावधान में कहते हैं नहीं कि भय से प्रीति होती है, भले की प्रीति भय से हो जाए। तो कानून के प्रावधान में जो इसमें शक्तियाँ बताई गई हैं 2003-4 में और खास करके 11 में, तो ऐसा है कि उसमें शरीक होने वाले, आपने देखा होगा पोस्टर्स लगे रहते हैं, बैंड बाजा बारात जी, पंडित मौलवी जो भी उसमें शरीक होंगे उस विवाह को पूर्ण करने में, उन सब पे वही धारा से सजा निर्धारित होगी। और विशेषकर कोई व्यक्ति यदि जाके देहात में, जैसा आप कह रही हैं कि नाबालिग बच्ची से पैसा के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, कई तरह से शादियां हो जाती हैं, तो उस सूरत में उस व्यक्ति पर सिर्फ बाल विवाह निषेध अधिनियम का धारा जो दंडित करता है 2 साल की सख्त सजा और 1 लाख का जुर्माना, इससे ही वो दंडित नहीं होगा। यदि वो पति के रूप में पुरुष बालिग है तो उस पर फिर एक महिला के एक्सटॉर्शन की जितनी संभावनाएं कानून में हैं और उनके जो आधुनिक दंड यानी दंड प्रक्रिया जो अभी लेटेस्ट बीएनएस से निर्धारित है, बहुत सख्त कर दिया गया है निर्भया एक्ट के बाद, और बाकी सारी चीजें वो उसी तरह से लागू होंगी और उनको उस दंड का अधिकारी आजीवन तक होना होगा। यानी दंड प्रक्रिया में हम यदि बाल विवाह निषेध को मानते हैं तो सबसे ज्यादा जागरूकता पुरुषों में आनी है कि उन्हें ज्यादा दंडित होना है। बच्चियों में तो माता पिता का पार्ट है, लेकिन दोनों पक्ष के माता पिता और सहभागी सभी पे समान रूप से ये लागू होने के लिए निर्धारित है। नई जागृति दी जा रही है और प्रक्रियाएं चल रही हैं। बिल्कुल, प्रक्रियाएं पूरी तरह से चल रही हैं और दंड भी निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है माता पिता को, और उसके बाद उस बच्ची को, उस बच्चे को जिसे बाल विवाह जैसे बंधन में बांधने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर ये एक बोझ डाला जाता है। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी रानो मैम कि बहुत सारी बातें मैम ने बताई, शिखा मैम ने, कि किस तरीके से क्या प्रावधान है इसे लेकर, कैसे हमारे समाज में बाल विवाह जो वो पनप रहा है। सबसे पहले इसके बाद ये समझना भी आवश्यक हो जाता है कि इसके दुष्परिणाम जो हैं बाल विवाह के, वो आपकी नज़र में क्या क्या हैं? देखिए, यूँ तो बाल विवाह के ढेर सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि सबसे पहले बच्चे की मासूमियत खत्म हो जाती है। आप सोचिए, जो 15 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है या 18 साल का लड़का है, जिसकी उम्र अभी खेलने की है, जिस शिक्षा ग्रहण करने की है और आर्थिक रूप से मजबूत अपने को बनाने के लिए सशक्त बनने की है, उस समय उनके पैरों में बेड़ी डाल दी जाती है। तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है। 3 चौतरफा विकास नहीं हो पाता बच्चों का, खास करके लड़कियों का। लड़कियों में तो ढेर सारी विसंगतियां देखी गई हैं। कम उम्र में शादी हो जाती है, कम उम्र में बच्चा हो जाता है, जिसके चलते उनको बहुत सारे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। और इस तरह से चौतरफा विकास होने के लिए दोनों ही बच्चों का, लड़के हो या लड़की हो, सही उम्र में शादी करना ही आवश्यक है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो सही उम्र जो तय किया गया है, एक लड़की के लिए 18 साल और एक लड़के के लिए 21 साल, क्योंकि ये वो समय होता है जब शारीरिक रूप से एक लड़का और लड़की पूर्ण होते हैं विवाह के बंधन में बंधने के लिए। यदि उससे पहले शादी कर दी जाए लड़के या लड़की की, तो उसकी मासूमियत, उसके सपने सभी दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शिखा मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब किसी बच्चे, लड़के या लड़की की शादी होती है उस मतलब कम उम्र में, तो उस दौरान
मामला जैसे जो भी समाज के लोग करवा रहे हैं, उनके माता पिता हों, लड़की के लड़के के, उसके अलावे मामला जो है वो किन किन पे दर्ज हो सकता है, जिम्मेदारी किन किन की हो सकती है इस मामले में? ये इसलिए होगा कि जैसा डॉक्टर अनु जी ने बताया कि दुष्प्रभाव और प्रभाव दोनों को देखते हुए ये निर्धारित किया गया कि ये अपराध ही है, किस स्तर पे अपराध है, इसलिए किनको दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले ये शारीरिक अपराध है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम लोगों ने पढ़ा है, इन लोगों के द्वारा निर्धारित चीजें हैं कि बच्चे का जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क का पूर्ण निर्माण 4 साल में होता है और शारीरिक रूप से वो 18 साल में बालिग होता है कानून के निर्धारण के साथ, कि तब वो कोई फैसला ले सकता है। कोई भी निर्णय लेना इस स्तर पे होता है कि हम ये एक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये निर्णय क्षमता है। और ये निर्णय क्षमता 18 और 21 के निर्धारण से इसलिए डिफाइन किया गया है कि वो दुष्परिणाम को जाने बिना यदि एक्ट कर लिया तो अननोइंगली, इसलिए आपने जुवेनाइल एक्ट का नाम सुना होगा कानून में, कि उनके प्रति कानून भी थोड़ा नरमी से कि ये जुवेनाइल एक्ट के अंदर आएगा, इसलिए कि पूर्ण निर्णय से इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक तो उसके साथ परेशानी कि वो शारीरिक मस्तिष्क रूप से पूर्ण वयस्क हुआ नहीं और उसके ऊपर जीवन की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डालना, तो ये सरासर उसके साथ एक आज़ाद मुल्क में, किसी भी आज़ाद धरती पे, किसी भी आज़ाद व्यक्ति के जीवन में एक इंक्रोचमेंट है और उस पर एक थोपा गया एक दुष्प्रभावी कारण जिसका कि लाइलाज भविष्य होगा। तो सबसे पहले कि उनको उससे संरक्षित किया जाए इस कानून से। फिर भी हो जाती हैं शारीरिक मानसिक क्षति होती है बच्चे बच्चियों का, और वो समझ नहीं पाते हैं कि किस धार में जीवन चला गया, तो दंडित कौन हो। तो सबसे पूर्व जो माता पिता परवरिश में ये सोचते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है निर्वहन का और इन्हें विदा करना। हमने 2006 से पहले 5 की बात की। 5 में संपत्ति के अधिकार और बच्चियों को माता पिता के घर में सारे अधिकार बच्चों में लड़के की तरह बराबर में दिया गया है, यानी वो अब निर्वहन करके निकाल देना वाली बात ही खत्म हो जाती है। आपको पूर्ण रूप से दोनों का संरक्षण है। दर्ज हो सकता है तो सबसे पहले माता पिता, इसीलिए कि जब आप 2005 से इंटाइटल हैं उस बच्ची को भी उसी तरह परवरिश दे करके संभालने के लिए जैसे लड़के को, तो फिर उसके साथ निपटारा वाली बात नहीं होगी। शिक्षा का अधिकार, बाकी चीजें सरकार जो देती है वो तो लाभान्वित होगी, लेकिन संरक्षण और उसके सुरक्षा के साथ उसका पूर्ण सर्वांगीण विकास करना जो माता पिता के दायित्व में आता है कि आप माता पिता बनते हैं बालिग एज में और बच्चे का भरण पोषण का अधिकार भी आप लेते हैं, तो आपका उसको निर्वहन भी करना है, सरकार भी उसको सपोर्ट करती है। तो माता पिता और बड़ के पक्ष से भी यदि वो जानते बूझते नाबालिग बच्ची से शादी करा रहे हैं अपने संतान का, तो वो माता पिता, यदि बालिग व्यक्ति नाबालिग से करता है तो वो, और इस क्रम में जुटे हुए वो सारे, चाहे गेस्ट हों, चाहे पंडित हों, किसी भी संप्रदाय से हो, काजी हों, फादर हों, जो इस नियम को भारत सरकार के तहत 18-21 के इस प्रावधान को वाइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, उन सब पे समान रूप से, इवन की बैंड पार्टी वाला भी है तो वो पता करके जाए कि हम किसी बालिग की शादी में जा रहे हैं कि अपराधी शादी में। मतलब दोषी हर एक वो व्यक्ति होगा जो उस शादी में शरीक होगा और उसको पूरा करने में सहभागिता बनाएगा, उसकी उपस्थिति दर्ज कराएगा, और उससे बचने के प्रावधान भी हैं, लेकिन वो और कलिष्ठ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें। तो कानून की सख्ती का प्रावधान अन्य विषयों पे और जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शिखा मैम बता रही हैं कि कानून ने बहुत सारे नियम लाए हैं। उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, वो ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में यदि उस शादी में शामिल हो रहा है, उस बाल विवाह में शामिल हो रहा है, तो मुकदमा उसके ऊपर भी दर्ज होगा, यानी वो भी दोषी ठहराया जा सकता है। रानू मैम, आपसे ये समझना भी आवश्यक हो रहा है कि आपने शुरू में बताया कि इसके दुष्परिणाम कई रूपों में हमने देखा। आपने बताया कि सबसे पहले तो मासूमियत छिन जाती है, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या क्या उसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना एक लड़की के लिए या एक लड़के के लिए ज़रूरी होता है। जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव वहाँ से शुरू होता है। तो ऐसे में क्या क्या नुकसान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से होता है? देखिए, इसको हम इस तरह से सोचते हैं, ज़्यादा नुकसान मेरे हिसाब से लड़कियों को होता है। क्यों? क्योंकि समाज भी शादी के बाद लड़कों की पढ़ाई को नहीं रोकता है, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई तो बाधित होती ही होती है। दूसरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसके चलते उनके पैरों में बेड़ी आती है, और सबसे पहले मासूमियत के बाद शिक्षा प्रभावित होती है दोनों बच्चों का। तो अब अगर कम उम्र में बच्ची की शादी हुई तो बच्चा हो जाना या मतलब डिलीवरी होना, प्रेगनेंसी होना, ये आम बात है। तो सबसे पहले लड़कियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किस तरह से?
जो जोखिम हमारी महिलाओं में होता है डिलीवरी के समय, वो इसमें कई गुने बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसको हम चमकी की बीमारी का नाम आपने सुना होगा, रक्तस्राव, अत्यधिक रक्तस्राव के बारे में सुना होगा कि अमुक व्यक्ति को पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया और वो बच्ची मर गई। और आपने सुना होगा एनीमिया के चलते ढेर सारा कॉम्प्लिकेशंस हुआ। इसके अलावे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ये सारे जो जटिलताएं हैं वो कम उम्र की लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और यहाँ तक कि मोर्टेलिटी की बात छोड़िए, मतलब उनकी मृत्यु तक हो जाती है। एक ये हुआ। दूसरा है, दोनों बच्चों में जो है एनीमिया यानी कि माल न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है उनको। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा है वो यौन संक्रमण। दोनों बच्चों में किसी को भी यौन संक्रमण के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है और कुछ हद तक वो इग्नोर्ड भी रहते हैं क्योंकि उम्र कम होती है। तो जो आपने अभी बीमारियों का नाम सुना होगा, HIV, HBsAg, HCV, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जानकारी के अभाव में भी और इग्नोरेंस के चलते भी। तो ये एक बात हुई। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इनकी शिक्षा होती है तो शिक्षा के साथ ये सारा चीज़ बताया जाता है तो इनके प्रभावित होने का कम मतलब ये होता है। और अब आप पा जाइए, इतना ही नहीं, मेंटल जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे ट्रॉमा हुआ, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। किसी का दिमाग अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो वो क्या निर्णय लेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। विमेन एम्पावरमेंट जिसकी बात हम लोग करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ही। आपने उसे समुचित शिक्षा नहीं दिया, आपने उसे अवसर नहीं दिया, आपने उसे आर्थिक रूप से कैसे वो सशक्त होने दिया, तो कहाँ से विमेन एम्पावरमेंट आएगा। तो ये सारा सब कुछ है जो बिल्कुल मैम। सबसे पहले जो मुझे समझ में आया, एक लड़की का शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा इसमें होता है, कई सारी बीमारियों से भी वो ग्रसित हो सकती है। आप सोचिए बाल विवाह के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। हमारे देश का एक राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ का जो बालोद ज़िला है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त ज़िला बन चुका है। यानी हमारे देश को बाल विवाह मुक्त की ओर जो कदम बढ़ाने को जो कहा गया है, जो ये जागरूकता अभियान चल पड़ा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ से। हमारे देश का 5 ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की ओर जा सकते हैं, साथ ही बिहार में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बाल विवाह। इसके अलावा महाराष्ट्र है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश। ये 5 ऐसे मुख्य जो राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी है, इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बालोद ज़िला जो है वो पहला ज़िला बन चुका है बाल विवाह मुक्त। मैम, शुरुआत तो हो चुकी है, हालांकि सख्त गाइडलाइंस के बाद अब हम देख रहे हैं कि हर एक तबका, हर एक ज़िला कहीं ना कहीं अब अग्रसर हो चुका है, इस ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। ये मैं समझना चाहूँगी कि शिकायतकर्ता कौन कौन हो सकते हैं यदि किसी के सामने बाल विवाह हो रहा है, तो इसमें शिकायत कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि शिकायत होगी और पनिशमेंट होगा, लेकिन शिकायतकर्ता कौन होगा। तो जिस जिले की आपने बात की, बलौद जिला का, वो प्रथम राज्य का प्रथम वो जिला बना और यही क्रम पूरे देश में चलना है। लेकिन इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नंबर इशू किया है, 101 नंबर जी। इस पे कोई भी कंप्लेन कर सकता है, यानी छत्तीसगढ़ भी यदि इसमें आगे आया तो कोई भी थर्ड पर्सन, उसे यदि पता है किसी मंडप में, किसी मंदिर में, कहीं भी, हर संप्रदाय की अपनी व्यवस्था में ऐसी विवाह हो रही है जहां दोनों बालिग नहीं है, तो वो अपने आप, यदि बिहार में भी देख लें तो 112 नंबर की जो गाड़ी घूमती है कोई भी इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए, वो तुरंत उसको टेकअप करती है। 100 नंबर पे पुलिस को, जो उसको कोई नंबर पता नहीं था, 100 नंबर पर पुलिस को कहीं कर सकती है। और स्पेशली 101 नंबर पे फोन कीजिए और वहाँ मैटर रजिस्टर्ड हो गया, यानी अब शादी का क्रम यदि आगे बढ़ भी रहा है तो वो केस रजिस्टर्ड हो गया, उसका इम्प्लीमेंट एक्शन में शुरू हो जाएगा। विशेष करके ये प्रावधान कैसे रजिस्टर्ड होगा, तो हर विभाग का एक रजिस्ट्रेशन, जैसे कि जन्म मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था कानून में है, विवाह पंजीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
हर किसी के शादी के 6 महीने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन को कराना होता है उस शादी की वैलिडिटी के लिए। जी। बच्चों में ये प्राथमिकता इसलिए जरूरी है कि उससे उनका उम्र डिफाइन होगा। जब एज सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, इसके लिए किसी रजिस्ट्रार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत में महिला काउंसिलर होते हैं, उनके यहाँ एप्लीकेशन में दे देना है कार्ड शादी का फोटो के साथ और एज सर्टिफिकेट, वहाँ से सर्टिफिकेट इशू होता है और वही निर्धारण होता है। सपोज किसी ने गलत केस कर दिया और किसी को गलत फंसाया गया, तो फिर वही अपने को वो बड़ी करेगा कि हम अननोइंगली कैसे गए, लेकिन वहाँ लड़का लड़की का एज ही प्रमाणित करेगा कि ये बाल विवाह निषेध है या वैध है। इस आधार पे ही वहाँ पे उस कानून की प्रक्रिया होती है। क्या बात है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसे हम सबको सख्ती से पालन करना चाहिए और तभी शायद बाल विवाह पे पूरी तरह से लगाम लग सकेगी। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं मैम कि इस ओर कदम तो जाहिर तौर पे बढ़ाया जा चुका है। रानो मैम, आपसे मैं समझना चाहूँगी, आपने बताया कि एक लड़का और एक लड़की दोनों का शारीरिक और मानसिक हानि तो होता ही है, इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि भी होती है और साथ ही साथ जो आने वाला संतान होता है वो भी दुर्बल होता है। थोड़ा इस पे मैं आपकी जानकारी चाहूँगी। देखिए, जिस लड़की का या जिस महिला का अभी शरीर ही परिपक्व नहीं हुआ है कि वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है, वैसी स्थिति में जो बच्चा गर्भ में पलेगा वो कमज़ोर होगा। उसको हम लोग अपनी भाषा में IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। और ये जो दुर्बल बच्चा पैदा लेगा, ये सिर्फ मतलब न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी बढ़ाएगा। होने को वो बच्चा पैदा ले लेगा, लेकिन उसके बचने की संभावना छिन्न हो जाएगी या कम हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि उस बच्चे में पाई जाएगी। तो इस तरह से बच्चे का दुर्बल होना, माँ कमज़ोर है, माँ एनेमिक है, माँ को माल न्यूट्रिशन है, तो बच्चा की दुर्बलता बढ़ेगी। और इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि परिपक्व उम्र में ही शादी हो और स्वस्थ बच्चा पैदा ले। बिल्कुल, आपकी नज़र में चूंकि अगर हम लॉ की बात करें तो कानून ने जो उम्र तय किया है वो 18 और 21 लड़के लड़की के लिए। आपकी उम्र में एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो कब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं शादी के बंधन में बंधने के लिए? देखिए, जो कानून ने 18 साल लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का जो विकास होता है वो 2-3 साल पहले लड़कों से हो जाता है, उस समय तक उसके ऑर्गन्स तो परिपक्व हो जाते हैं, वो बच्चा कैरी कर सकती है, प्रेगनेंसी कर सकती है 18 के बाद। और 21 साल का जो लड़का होता है वो भी परिपक्व हो जाता है। लेकिन अभी आज के परिवेश को अगर आप देखेंगे तो ये संभव नहीं है कि 18 साल में शिक्षा पूर्ण हो जाए। तो ठीक है, सरकार ने 18 और 21 रखा है, लेकिन जो भी समझदार गार्जियन है उसको उसके उम्र में 2-3 साल और आगे बढ़ाकर वो करेंगे तो अपने बच्चे को स्वस्थ बना सकेंगे, दे पाएंगे। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने मैम कही कि जब बाल विवाह होता है तो सिर्फ वो लड़की और लड़के को नुकसान नहीं होता, उसके जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो नुकसान वहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि जब लड़की और लड़का खुद ही परिपक्व नहीं है तो फिर वो एक परिपक्व संतान को कैसे जन्म दे सकता है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बने और आपके आसपास कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो यदि कुछ ना समझ में आए तो 100, 101 और 112 ये जो नंबर्स हैं उस पर डायल करें और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएं। मैम, थोड़ा सा कारण पे भी मैं जाना चाहूँगी, कारण क्या समझ में आता है बाल विवाह का, और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि चूँकि कुछ बातों पे प्रकाश डाला रानो मैम ने, आपको क्या लगता है इसके कारण क्या हैं? ये सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्यों माता पिता जल्दी विवाह के पक्ष में जाते हैं, जबकि अंतरात्मा उनकी भी इस बात को स्वीकारती नहीं है, मगर समस्याएं समाधान की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। वो संरक्षित होने में, अपने आप को आगे लाने में, एक नया कदम लेने में घबराते हैं कि चलो जो प्रथा व्यवस्था है उसके साथ चले। जबकि सरकारी व्यवस्थाओं में बच्चियों के लिए इतना सारा अभी लॉ आ गया है सेफ्टी के लिए। इफ टीजिंग, कोई बगल से खींच रहा है, कोई भी तरह की सड़क की छेड़खानी तक कानून के दायरे में आता है। कहीं थाना पुलिस जाने की जरूरत नहीं, एक नंबर घुमाइए, हर जगह समाधान। लेकिन एक जागरूकता से जुड़ नहीं पाते हैं, मिलने के बाद भी उतना इनिशिएशन उनका नहीं होता है, खास करके देहात के एरिया में देखें तो। लेकिन आज मोबाइल हर जगह पहुंच चुका है, मगर ये जो जैसा कि मैम ने बताया कि उनका सबसे जो घातक चीज़ है वो शारीरिक मानसिक उत्पीड़ना। वो उत्पीड़ना इसलिए हो जाती है कि वो अभी पूर्ण हुआ नहीं, और उनके साथ जो एक्सटॉर्शन है
यही मुख्य अपराध है जिस कारण ये निषेध है। तो ये कारण इसलिए बनता है कि उनको तैयार होने से पहले एक दूसरी तैयारी की तरफ हम धकेल देते, जबकि उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा उनके स्वास्थ्य से, उनके एजुकेशन से। और उम्र सीमा को बढ़ाने की बातें भी चल रही हैं कानून के दरमियान भी, और पार्लियामेंट्री लेवल पर भी इस उम्र को 21 और 25 करने की तरफ प्रयास जारी है। लेकिन वो शैक्षणिक मानसिक अवस्था को पूर्ण करने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि एक बच्चा मेडिकली प्रीमेच्योर जन्म तो ले लेता है, लेकिन फिर उसको इक्विडेटर में रख करके उनको पोषण दी जाती है। जी बिल्कुल। तब वो यदि विवाह के बाद यदि ये समस्या हो तो उसको हम पूर्ण रूपेण उतने प्रॉपर करके तैयार करें ताकि विवाह लेट भी हो तो वो पूर्ण विकसित व्यस्क शरीर और व्यस्क मानसिकता का विवाह संबंध। बिल्कुल, मतलब सबसे पहले जो जागरूक होने की जरूरत है वो उस बच्चे और बच्ची के माता पिता को है, उनके परिवार को है। यदि वो जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो बाल विवाह मुक्त देश बन जाएगा। मेरा कहना है इसमें 2 पॉइंट हम और जोड़ना चाहेंगे। एक कि सबसे पहला कारण जो बाल विवाह का है वो गरीबी है। गरीबी हमारे समाज में है, गरीब लोग के घरों में बाल विवाह ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा संस्कृति, पुराने ज़माने से ये संस्कृति चलती आई है कि भाई लड़की 14 साल की हुई तो शादी कर दो। और तीसरा शिक्षा का अभाव, ये तीनों मिलकर। और इसके अलावा एक और मुझे समझ में आ रहा है, असामाजिक तत्व जो हमारे आसपास होते हैं, वो तो अभी हो गया है ना, लड़कियों को गंदा करते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक समझ में आता है कि शायद इस भय से भी बाल विवाह कर दिया जाता है। मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपकी रही और बहुत अच्छे से आपने विस्तार से बताया कि शारीरिक रूप से किस तरीके से नुकसान होता है एक लड़की और लड़की को। और मैम, आपने जो कानूनी पक्ष रखे कि क्या कुछ दंड के प्रावधान है, शिकायत कहाँ की जा सकती है, इन अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से हमने जाना, हमने बातचीत की। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आया होगा कि यदि बाल विवाह आपके पास हो रहा है तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इसे रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। और चलते चलते बस यही कहूँगी कि बाल विवाह जैसे अपराध को आप खुद रोकें और हमारे देश को बाल विवाह मुक्त देश बनाएं, क्योंकि अब ये सिर्फ अभियान और लक्ष्य नहीं बल्कि ये एक आंदोलन बन चुका है। और खुला आकाश का आज का जो कार्यक्रम है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है या कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर लिखें, और उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।